एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाठशाला बाय सुप्रीत हमीजा। मेरा नाम सुप्रीत है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एमफिल पीएचडी पेपर था जो पॉलिटिकल साइंस का 2018 अटेम्प्ट, उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको इसका पार्ट 1 नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर करवाया है कल रात को। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी मैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो कल की क्लास का लिंक। तो पार्ट 1 आप जब वहां से कर लोगे तो आप यहाँ से पार्ट 2 देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट कर रखा है और मैंने उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर रखा है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो बिफोर आई स्टार्ट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि मैं अनअकैडमी प्लस पे लास्ट 2 ईयर से रैंक 1 एजुकेटर हूँ पॉलिटिकल साइंस में एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में। सो अगर आप मेरा न्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि एक फुल यूनिट एमसीक्यू कोर्स है, ऑल 10 यूनिट्स, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं सुप्रीत लाइव। इससे आपको नए क्लासेस भी देखने को मिलेंगे फ्री में और इसी कोड से आपको जो है एडिशनल ऑफर्स के साथ अनअकैडमी पे 10% ऑफ भी मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 31 तक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से जो है अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 32 वैसे मैंने करवाया था बट ये मैच द फॉलोइंग है और इसके ऑप्शंस आपको दिख नहीं पा रहे थे उस समय स्क्रीन पे, इसलिए कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस मैं आपको रिपीट करवा दे रही हूँ। सो जब आप मैच द फॉलोइंग करने जाओगे तो आपको नीचे कोड्स नजर आएंगे एंड ऊपर ऑफ कोर्स इनके क्वेश्चंस नजर आएंगे। सो आप इसमें से ऑब्वियसली लाइक मैंने अपनी प्रायोरिटी राइट सिस्टम से चूज करी थी, तो मैंने 1 और 3 को अपना टारगेट सेट करा था। उस हिसाब से मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं इसके साथ जाऊं या फिर इसके साथ जाऊं, ठीक है। तो 1 ऑप्शन या 3rd ऑप्शन दोनों में से किसी एक के साथ हमें जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम बाकी चेक कर लेते हैं। सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कंचन चंद्रा, वो जाना चाहिए पैट्रोनेज डेमोक्रेसी के साथ, यानी 2 और 4। तो जब मैं 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4 ढूंढने जाऊं तो मेरे को अपना आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 32 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। 33 भी आपका मैच द फॉलोइंग है। ऑब्वियसली इसमें से बहुत आसान चॉइस माइकल फुकॉल्ट नॉलेज इज पावर है, और अगर आप सिंथिया लोई के साथ जाएं तो वेयर आर द विमेन है। रॉबर्ट कॉक्स की बहुत फेमस कोट है, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, और मॉर्गन था स्ट्रगल फॉर पावर। सो बेसिकली हम लोग ढूंढ रहे A1D3। A1D3 हमें ऑप्शन ए में मिला है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। सो हम लोगों को दोनों में से एक फाइनलाइज करना पड़ेगा। लेट्स सी द अदर ऑप्शंस। हमारे पास B एंड 4 है, A3 B एंड 4। ऑलराइट, सो हम जब B और 4 ढूंढेंगे सो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। B और 4, A और 1, C और 2, D और 3। तो हमारा 33 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B। Let's move on to question number 34. Again, एक match the following: Myron Wiener, Kanchan Chandra, Christopher Jaffelet and संजीव बरुआ। सो हमारा जो 34 क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ स्कॉलर्स दिए हैं और उनके बुक्स दिए हुए हैं। हम लोगों के ऑप्शंस ये हैं नीचे स्क्रीन पे। तो ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे 1 एंड 2 के साथ, बिकॉज मायरॉन वीनर का बहुत फेमस है हमारा सन्स ऑफ द सॉइल। एंड उसके बाद हम जाएंगे कंचन चंद्रा और वाई एथनिक पार्टी सक्सीड के साथ 2 और 3। 1 एंड 2, 2 एंड 3 के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ए और डी। उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन नंबर, उसके बाद हम जाएंगे क्रिस्टोफर जेफरेट और संजीव बरुआ से। 4 और 1 जाएगा हमारा संजीव बरुआ के साथ। सो वी आर गोइंग टू डू 4 एंड 1। लेट्स लुक डाउन 4 एंड 1 का ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है। 4 एंड 1 अवेलेबल है ऑप्शन नंबर 1 पे। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में कुछ ऑथर्स और लिस्ट 2 में उनके द्वारा दिए गए कुछ किताबें। नीचे आपके पास इनके ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए हैं। अब आपको इनको करेक्टली जो है मैच करके आइडेंटिफाई करना है। सो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं जहां पर हमें ए बी सी डी और उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे नंबर्स दिए गए हैं। हम लोग क्विकली देख लेते हैं ये क्या होगा। ओके,
सो हमारे पास ए और 3 होगा ऑफ कोर्स, और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी फॉलेट के साथ जाएगी, लिकर्ट न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट जाएगा, और एल्टन मेयो ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, वेरी फेमस। सो हम लोगों को A3, B1, C2, B4 ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा एज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 फिर से आपका मैच द फॉलोइंग है। सैमुअल हंटिंगटन, बैरिंगटन मूर, जोआन लिंज एंड रुडोल्फ। इसमें से बहुत सारे जो बुक्स हैं, स्पेशली हंटिंगटन और रुडोल्फ का, और इनफैक्ट बैरिंगटन का भी हम लोगों ने काफी बारी डिस्कस कर रखा है। सो अगर हम 1 और 3 फाइनल कर लेते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है जिसमें 1 और 3 ऑलरेडी आ रहा है। तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिससे हम श्योर हो सके कि हम लोग क्या मार्क करना चाहते हैं। सो आई थिंक वी शुड गो अहेड एंड चूज मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया के बहुत फेमस पेयर में काम करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। तो जहां 4 और 2 का ऑप्शन लगेगा वहां पे हम ज्यादा प्रायोरिटी से मार्क कर सकते हैं, यानी सी और डी के अंदर। अब हमें 3 फाइनलाइज करना है कि हमारा थर्ड ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। हमारा थर्ड ऑप्शन है जोआन लिंज एंड एल्फ्रेड स्टेफन, जो कि जाएंगे बचे हुए नंबर 1 के साथ। सो सैमुअल हंटिंगटन 3 के साथ, बैरिंगटन मूर सोशल ऑर्डर, ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, एंड देन वी हैव 3 और 1 एंड वी हैव 4 और 2। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। माइकल फुकॉल्ट पावर को छोटी छोटी कैपिलरीज या कि गैप्स के रूप में देखता है। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा वो क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 37। इस कॉन्सेप्ट से वो ये कहना चाहता है पावर 1 डायमेंशनल है। नहीं, पावर 1 डायमेंशनल नहीं होती, ये सबसे खास बात है फूको के केस में। पावर स्टेट से निकलती है, पावर ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करती है नॉलेज के जरिए। पावर रिप्रेसिव है, पावर रिप्रेसिव नहीं, पावर नॉलेज है। पावर आइडेंटिटी और सब्जेक्टिविटी प्रोड्यूस करती है, आप क्या हो और आप उससे अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, बायो पावर कैसे रिजल्ट करती है। ये सारे जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके आते हैं ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टर्म साइलेंट वोटर्स किसने दिया है। सो बेसिकली जितने भी हमें ऑप्शन है रखे हैं इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने साइलेंट वोटर्स के बारे में बात करी हुई हो। इनफैक्ट साइलेंट वोटर्स एक ऐसा टर्म है जो कि ऑफिशियली एक कॉन्सेप्ट से नहीं आता, बल्कि ऐसे कोई भी ग्रुप ऑफ वोटर्स से आता है जिनको अक्सर दबाया जा सकता है, जिनको ओवर पावर कर देती है कोई और कम्युनिटी या कोई और लाइक ग्रुप ऑफ पीपल। सो उस तरह के वोटर्स के ग्रुप को हम ऑर्गेनाइज करते हैं जब, तब हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं साइलेंट वोटर्स। क्वेश्चन नंबर 39, जॉब एनरिचमेंट का आइडिया ऑर्गेनाइजेशन में किसने दिया था। यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जो जॉब्स का पैटर्न है, जो लाइक थ्योरीज है, उसको बेटर कैसे कर सकते हो, आप किसी को जॉब में ज्यादा इन्वॉल्व कैसे कर सकते हो। तो ये आती है हमारी 2 मोटिवेशन की, जो 2 फैक्टर थ्योरी की जो मोटिवेशन हाइजीन वाली एस्पेक्ट है, उसमें हमें हर्ट्जबर्ग ये आइडिया देता है दैट हमारे केसेस में जब जॉब्स करती है ऑर्गेनाइजेशंस में चलती हैं तो वो 2 तरीके से लीड करती हैं, जॉब सेटिस्फायर्स एंड जॉब डिससेटिस्फायर्स। तो ऑब्वियसली हमारा जो ये आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी से आता है। क्वेश्चन नंबर 40, बेंजामिन कॉन्स्टेंट द्वारा लिबर्टी की डेफिनेशन इसमें से बेस्ट किस में समझी जा सकती है। तो लिबर्टी एज लाजेस फेयर का बेंजामिन कॉन्स्टेंट से नहीं है रिश्ता। Liberty as participating in the affairs of state, liberty as possessive individualism। अब आपको ये पता है कि liberty as possessive individualism जो है मैकफर्सन का है, और लाजेस फेयर का जो पॉलिसी है वो बेंजामिन कॉन्स्टेंट से नहीं आएगा, बिकॉज बेंजामिन कॉन्स्टेंट का जितना रोल है दैट इज बेसिकली आपका जो क्लासिकल इंडिविजुअलिज्म है वहां से आता है। एंड इस वजह से वो कहता है कि जब आप स्टेट के अफेयर्स में इक्वली पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, खुल के कर पा रहे हो, दैट्स व्हेन यू आर केपेबल ऑफ हैविंग लिबर्टी। सो 40 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें से क्या पेयर इनकरेक्ट है। सैलेड बोल इंडिया है, ये बात सच है तो हम ट्रू को गलत नहीं कर सकते। यूएसए मेल्टिंग पॉट है, अगेन ये गलत नहीं हो सकता। बॉइलिंग पॉट इजराइल है, मतलब वहां पर दिन पर दिन कभी कोई लाइक एक्टिविटी ऊपर आती है, कभी कोई आइडेंटिटी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, कभी कोई और हो जाता है। वेयर एज थर्ड जहां तक है कुकिंग पॉट यूके, ये एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज यूके इज अ वेरी वेरी होमोजीनियस
लाइक एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सेंटर्ड होमोजीनियस एनवायरनमेंट है, एंड उसमें कुकिंग पॉट का थ्योरी अप्लाई नहीं होता। इनफैक्ट मल्टीकल्चरलिज्म की दो ही एक्सेप्टेबल थ्योरीज है, मेल्टिंग पॉट, एक सैलेड बॉल। सो यूके के आगे वी कांट ऐड द आइडिया ऑफ कुकिंग पॉट, सिंस वहां का जो एटमॉस्फियर है कल्चरली, दैट इज वेरी वेरी सॉफ्ट एंड स्लो। 42. A formal organization is mainly concerned with, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेनली क्या करती है? समाज की सर्विसेज, इंटरप्राइज को प्रॉफिट दिलाती है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को सेटिस्फैक्शन देती है, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल रिश्ते बनाने की बात करती है। सो बेसिकली जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो वो अपने अंदर के सारे जो सिस्टम्स हैं उनसे डील करती है कि हमारा जो अंदर फंक्शनिंग है वो बिल्कुल एकदम ऑन द टॉप रहे। देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर शुड बी नो डी अरेंजमेंट्स बिटवीन द पीपल। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। Between whom did instrumentalist and structuralist debate on nature of capitalist state take place? तो ये फेमस जो डिबेट है वो बिलोंग करती है रैल्फ मिलिबेंट एंड निकोलस पोलुंटास को, जिसे बहुत फेमस मिलिबेंट पोलुंटास डिबेट के नाम से जाना जाता है, जो कि हुई थी स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को लेकर। और उसमें मिलिबेंट बनता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ऑफ कोर्स, जो कि राज्य को बहुत ही ज्यादा लोअर पोजीशन से देखता है और स्टेट को इंस्ट्रूमेंट बताता है सिर्फ एक सर्वेंट की तरह। और पोलुंटास बताता है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो कि इतनी हार्मफुल नहीं है एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट क्लास। सो इस फेमस डिबेट को आईआर में मिलिबेंट पोलुंटास डिबेट का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, वियना सर्कल एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स था जो क्या करता था? तो वियना सर्कल का जो कनेक्शन है आपको बहुत अच्छे से पता है, वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म से है। यानी पॉजिटिविज्म के बाद जो एक सेट ऑफ अकेडमिशियंस, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट आए थे, जिन लोगों ने पॉजिटिविज्म को एक स्टेप और हायर लेकर गए थे, और उनको लॉजिकल पॉजिटिविस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 45. Principle of making some people better without making others worse is associated with the following. आप औरों को बेहतर करिए पर दूसरे को वर्स करे बिना, उसे बुरा बनाए बिना औरों को बेहतर करने का प्रिंसिपल ऑब्वियसली बिलोंग करता है यहाँ से परेटो की ऑप्टिमैलिटी को। परेटो की ऑप्टिमैलिटी डिस्कस करती है एलिटिज्म और मासेस के बीच का रिश्ता, जहां गवर्निंग एलिट्स का काम होता है अपने आप को बेहतर करते हुए अपने समाज को भी बेहतरी के प्रति ले जाना, ना कि उसे वर्स बनाना या फिर किसी और के फायदे से अपने फायदे को हमेशा जो है बराबर करने की कोशिश करना। गैंगप्लैंक का मतलब क्या होता है? गैंगप्लैंक का मतलब होता है कि आप जो हायरार्की लेवल है, बॉटम से टॉप में जो आप 1 स्टेप चढ़ने वाले थे, उसकी जगह आप डायरेक्टली 2-3 स्टेप क्रॉस करके सीधा यहां से यहां पहुंच जा रहे हो। तो जब आप ऐसे क्रॉस कर जाते हो तो उसे लेवल जंपिंग कहते हैं, जो कि गैंगप्लैंक से आता है। तो ऑब्वियसली उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फर्स्ट पर्पस ऑफ अ सर्वे इज, सर्वे का सबसे पहला पर्पस क्या होता है? लोगों तक जानकारी वितरित करना। ऑब्वियसली लोगों को ये बताना कि ये चीज क्यों हो रही है, हमने क्यों करा है। जैसे कोविड के लिए जो हमारे सर्वेस हो रहे हैं वो इसलिए ताकि जान सके कि बीमारी कहाँ फैली, इम्यूनिटी कहाँ डेवलप हो रही है, वैक्सीनेशन का फायदा क्या निकल कर आ रहा है। सो ऑल दीज कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि सर्वे क्यों यूज किया जाता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंटी पॉजिटिविस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज पॉजिटिविस्ट होती है वो किस चीज पे फोकस करती है? उसका उल्टा कर दीजिए। ऑब्वियसली जब आप एंटी पॉजिटिविस्ट की बात कर रहे हो, दैट मीन्स आप वैल्यू के बिना जीने की बात कर रहे हो। ओके और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 4 थीम है, रेलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी और चेंज। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत करीब है वैल्यूज के। तो वो कोई भी ऐसी चीज को स्वीकार नहीं करेगा जहां पर पब्लिक की वैल्यूज छीनी जा सके, जो कि पॉजिटिविज्म कर रहा था। तो एंटी पॉजिटिविस्ट होने का मतलब है एक ऐसे जीवन को रिजेक्ट करना जहां वैल्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 49, रॉबर्ट गिल्पिन ने नियो रियलिज्म अजम्पशन में कहा था कि वॉर किस बात पर आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 49, वॉर इस बात पर आधारित होती है कि एक राज्य दूसरे राज्य की पावर को किस तरीके से, किस एटीट्यूड से समझ पा रहा है, वो उस पर कितना निर्भर है और वो उसमें से क्या करने वाला है।
वन स्टेट असेसमेंट ऑफ अनदर स्टेट पावर। ठीक है, सो एक राज्य जब डिस्कवर करता है कि दूसरा राज्य क्या करने वाला है, दैट्स व्हेन यू डिसाइड कि वॉर जो है वो कैसे अकर करती है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज पेपर, रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। अचानक एक प्रॉब्लम आया है, अचानक से आपके पास कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आई है और आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो ऑब्वियसली जो आप रिसर्च करोगे दैट विल बी टर्म्ड एज द एक्शन रिसर्च, बिकॉज आपको उस पर इमीडिएट एक्शन लेना है। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप लोग पेपर 1 में भी करते हो दैट जब भी आपको किसी बात का अल्टीमेट इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है तो आप उसको एज एन एक्शन रिसर्च रेफर करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो आज का जो पेपर है वो यहीं खत्म होता है। आपको पहले भी इन्फॉर्म करा है, फिर से इन्फॉर्म कर देती हूँ अगर आपने नहीं सुना था। तो इसका पार्ट 1 अगर आप देखना चाहते हो तो वो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर कल रात को ही हुआ है। तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, 30 क्वेश्चंस तक वहां पर है, 20 क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका पूरा पेपर कंबाइन हो जाए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पेपर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच हो रखा है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ऑल्सो मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा बाय यूजिंग माई रेफरल कोड सुप्रीत लाइव। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।